हेलो दोस्तों, आज की रोमांचक कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाल कलर के बटन को दबा दें। आपका इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्दी से पहले लाल कलर के बटन को दबा दें। चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अजय है। उम्र 45 साल। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शहरों की भागदौड़ और दफ्तर की फाइलों में उलझते हुए बीत गया। बैंक की नौकरी ने मुझे स्थिरता तो दी, मगर चैन कभी नहीं दिया। शायद इसलिए जब मुझे ट्रांसफर लेटर मिला और उसमें लिखा था कि मुझे अब एक छोटे से गांव हरिपुर की शाखा में मैनेजर बन के जाना है, तो मेरे मन में एक अजीब सा सुकून उतर आया। लोग कहते हैं कि गांव में पोस्टिंग होना सजा जैसा होता है, लेकिन मेरे लिए वह एक तरह का वरदान था। मैं थक चुका था ट्रैफिक, मशीनों की गूंज और हर वक्त दौड़ते रहने की आदत से। मुझे लगा कि अब शायद मुझे खुद से मिलने का मौका मिलेगा। जब मैं गांव पहुंचा तो सबसे पहले जिसने मेरा स्वागत किया वह थी शांति। यह कोई औरत नहीं, बल्कि वहां का वातावरण, खुले खेत, दूर तक फैली हरियाली और हवा में मिट्टी की खुशबू। मेरी शाखा गांव के मंदिर के पास थोड़ी दूर थी। एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी बिल्डिंग, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ झलकते थे। मैंने तैनाती संभाली और अपने लिए पास ही एक छोटा सा किराए का मकान भी ले लिया। मकान के चारों ओर पीपल और आम के पेड़ थे। मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे एक नया मौका दिया हो। शाम का समय था। मैं घर के आंगन में बैठकर सामान खोल रहा था कि तभी सामने वाले घर से एक औरत दिखी। गोरे रंग पर हल्की थकान झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आप नए मैनेजर साहब हैं ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरा नाम संध्या है, सामने ही रहती हूँ। कोई मदद चाहिए हो तो बेहिचक कहिएगा। उसकी आवाज़ में अपनापन था। अजनबी जगह पर पहल जाना पहचाना चेहरा पाकर मुझे राहत मिली। मैंने धन्यवाद कहा और बातचीत वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी आंखों में छुपी उदासी मुझे परेशान करती रही। गांव छोटा था, लोग जल्दी पहचानने लगे, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा मुलाकात संध्या से ही होती। कभी वह मेरे घर सब्जी पहुंचा देती, कभी गांव के रास्तों के बारे में बताती। धीरे धीरे पता चला कि उसका पति महेश शराबी है। गांव के लोग उससे खौफ खाते थे। अक्सर झगड़े करता और संध्या पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। संध्या हंसते हुए बातें करती, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छुपे आंसुओं को मैं महसूस कर सकता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, संध्या जी, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, साहब, औरत की तकलीफ औरत ही समझ सकती है, लेकिन आपकी दया का शुक्रिया। उस दिन उसकी आंखों में मुझे सिर्फ दर्द दिखा। एक रात को अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मैंने खोला तो सामने वही महेश था, पूरी तरह नशे में डूबा हुआ, लड़खड़ाते कदम, आंखों में लालिमा और हाथ में आधी बोतल। बोला, ओ मैनेजर, नया आया है ना तू? चल एक पैग लगाएगा मेरे साथ? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं शराब नहीं पीता। वह हंसने लगा और बोला, सभी यहाँ आकर साफ सुथरे बनने का ढोंग करते हैं, पर साहब सब एक जैसे हैं। काफी देर बहकने के बाद वह मेरे बरामदे में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो संध्या खड़ी थी। उसकी आंखें रोई हुई लग रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब माफ कीजिए, महेश ने आपको परेशान किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। वह चुपचाप मेरे कमरे में आकर बैठ गई। शायद बहुत दिनों से उसका दर्द किसी सुनने वाले की तलाश में था। वह बोलती चली गई, अपने बचपन के बारे में, शादी के सपनों के बारे में और उस हकीकत के बारे में जिसमें रोज मारपीट और गालियां होती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। अचानक वह मेरी तरफ देखकर बोली, क्या कभी आपने सोचा है कि एक औरत को कैसा लगता है जब उसके सपने रोज रोज कुचले जाते हैं? मैं तो जी रही हूँ, मगर जैसे बिना सांस के। मैं चुप था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे संभालूं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज मैं अकेली नहीं रहना चाहती, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? उस पल में मैं स्तब्ध था। एक औरत जो अपने दर्द को बांटने आई थी, उसने यह कहकर मेरे दिल की जमीन को हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सही है या गलत, लेकिन उसके चेहरे पर वह खालीपन मुझे किसी बहस की गुंजाइश नहीं दे रहा था। उस रात हमने एक दूसरे के अकेलेपन को बांटा।
सूरज की किरणें जब कमरे में आई तो मैंने करवट बदली। मेरे पास संध्या नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह अपने घर चली गई होगी, लेकिन पूरे घर में उसकी कोई आहट नहीं थी। मैंने बाहर जाकर पड़ोस में झांका, पर दरवाज़ा बंद था। तभी पास से गुजरते एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और रुक कर बोला, बाबूजी, किसे ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, वो सामने रहने वाली संध्या, अभी कुछ देर पहले तक मेरे घर आई थी। बूढ़ा हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में अजीब सा दर्द था। अरे बाबूजी, आप नए आए हो इसलिए नहीं जानते। संध्या नाम की औरत तो थी इस घर में अपने शराबी मर्द महेश के साथ, लेकिन मर्द की शराब ने उसे मार डाला। महेश की मौत तो पहले ही हो गई थी। उसके बाद संध्या ने भी फांसी लगा ली थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ कहना चाहता था, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने पीछे मुड़कर अपने खाली घर को देखा। कल रात जो सच लगा था वह आज किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। उस सुबह का सन्नाटा मेरे भीतर तक अब गूंज रहा था। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद मेरे कान जैसे सुन हो गए थे। उसने जो कहा था वह मेरे विश्वास और मेरी समझ दोनों को चकनाचूर कर चुका था। संध्या, जो कल रात मेरे सपने में थी, मेरी आंखों के सामने बैठकर अपने आंसू बहा रही थी, जिसने मेरे कंधे पर सर रखकर अपनी पीड़ा सुनाई थी, वह अगर सालों पहले मर चुकी है तो फिर मेरे साथ रात किसने बिताई? पूरे दिन मैं बैंक की कुर्सी पर बैठा रहा, मगर ध्यान कहीं और था। ग्राहक आते जाते रहे, फाइल खुलती बंद होती रही, लेकिन मेरा मन उस घर में अटका था, उस बंद दरवाजे में और उस औरत की आंखों में, जिसे मैं भूल नहीं पा रहा था। रात को मैं देर तक सो नहीं पाया। जैसे ही आंखें बंद होती, संध्या का चेहरा सामने आ जाता। उसकी आवाज़ें कानों में गूंजती। आज मैं अकेला नहीं रहना चाहती। क्या यह सब मेरी थकान का नतीजा था, या मेरा वहम, या फिर सचमुच संध्या की आत्मा ने मुझसे मुलाकात की थी? अगले दिन मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछना शुरू किया। धीरे धीरे वही कहानी बार बार सामने आई। संध्या और महेश की शादी हुई थी। महेश शराब में डूबा रहता, अक्सर मारपीट करता। एक दिन शराब के नशे में उसने अपना ही गला काट लिया। उसकी मौत के कुछ ही महीने बाद संध्या ने भी आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसने अपने ही आंगन में पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली थी। जब बुजुर्ग यह किस्सा सुना रहे थे तो उनके चेहरे पर डर और रहस्य दोनों थे। किसी ने धीरे से कहा, बाबूजी, रात को उस घर की ओर मत जाया कीजिए, खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं संध्या की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कभी कभी वह मदद भी मांगती हुई दिखती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा। बाहर हवा चल रही थी, पीपल के पेड़ के पत्ते खड़खड़ा रहे थे, और मेरे भीतर एक लड़ाई चल रही थी। क्या मैं डर जाऊं या सच का सामना करूं? मुझे लगा अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। मुझे जानना ही होगा कि कल रात जो हुआ वह सपना था, वहम था या हकीकत। करीब आधी रात को अचानक मुझे वही दस्तक सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ वही थी संध्या। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली रात। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में वही गहरी उदासी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में आ गई और वही जगह पर बैठ गई जहां कल बैठी थी। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, संध्या, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी कहानी सुने, कोई मुझसे समझे। मैंने बहुत अकेलापन झेला है और अब भी झेल रही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने उसे पूछ ही लिया, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। वह हल्की सी मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान दिल दहलाने वाली थी। मर चुकी हूँ, मगर वह मुस्कान दिल दहलाने दे वाली थी। मर चुकी हूँ, मगर मेरी आत्मा अब भी बंधी है। जब तक कोई मुझे मुक्त नहीं करेगा मैं यहीं भटकती रहूंगी। उस रात उसने अपना दर्द और गहराई से बताया। कैसे उसका बचपन सपनों से भरा था, कैसे शादी के बाद उसे लगा था कि जिंदगी खुशियों से भरी होगी, मगर शराब ने सब छीन लिया। हर रोज मार, हर रोज अपमान, और फिर पति की मौत के बाद गांव वालों के ताने। शराबी की औरत, मनहूस औरत। मैं जीना चाहती थी अजय जी, किसी ने मुझे जीने नहीं दिया, और जब जीने की वजह नहीं बची तो मैंने खुद ही मौत चुन ली।
मैं सुनता रहा। उसके शब्द मेरे सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। धीरे धीरे मैं डर से ज्यादा उसके मोह में बनता गया। वह आत्मा थी या सपना, मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बस इतना दिख रहा था कि वह औरत दर्द में थी और किसी सहारे की तलाश में थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, मैं उसकी मदद कैसे करूं? अगले दिन मैं गांव के मंदिर गया और पुजारी से सारी बात कह दी। उसने ध्यान से सुना और फिर बोला, बेटा, आत्मा तभी भटकती है जब उसे शांति नहीं मिलती। संध्या की आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उसके लिए प्रार्थना करनी होगी, दीप जलाने होंगे और उसे विश्वास दिलाना होगा कि उसका दर्द अब किसी ने समझ लिया है। मैंने तय किया कि मैं ये सब करूँगा। उस रात जब संध्या फिर से मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, संध्या, तुम्हारा दर्द मैंने सुना है। तुम्हारी कहानी अब अनसुनी नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें अब शांति पानी चाहिए। तुम्हें अब मुक्ति होनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। क्या सचमुच मुझे कोई समझा? मैंने कहा, हाँ, और मैं यह बात सबको बताऊंगा कि तुम बुरी नहीं थी, तुम सिर्फ परिस्थितियों की शिकार थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे जैसे हवा, लेकिन उस स्पर्श ने स्नेह था। धन्यवाद अजय जी, अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहकर उसने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। सुबह जब मैं उठा तो घर में अजीब सी ही शांति थी। पीपल के पत्ते स्थिर थे, हवा भी जैसे थम गई थी। मैंने बाहर जाकर दिया जलाया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद संध्या फिर कभी मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन वह अनुभव मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बदल गया। अब मैं हर इंसान की मुस्कान के पीछे दर्द को पहचानने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि कितने लोग संध्या की तरह चुपचाप सहते रहते हैं। मैं गांव में जब भी किसी औरत को संघर्ष करते देखता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ। मुझे लगता है यह संध्या का ही असर है। उसने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। लोग माने या ना माने, पर मैंने संध्या को देखा, महसूस किया, सुना। उसने मुझे सिखाया कि कभी भी किसी के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी जब रात को हवा पीपल के पेड़ों से गुजरती है तो मुझे लगता है जैसे संध्या की आवाज़ उसमें खुली हो। धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। और मैं चुपचाप हाथ जोड़कर कहता हूँ, शांत में रहो संध्या। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रोमांचक सी कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या इस तरह की घटना आपने देखी है? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको आगे की कहानी किस तरह चाहिए वो भी मुझे बताएं, मैं ज़रूर लाऊंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।